हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, जिसका क्या नाम है स्टडी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोजेनेटिक स्टडीज। तो सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये हमारा सिलेबस में रखा क्यों गया। जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सिग्मिक एसिड पाथवे पढ़ा, एसीटेट पाथवे पढ़ा, उसके बाद हमने अमाइनो एसिड पाथवे पढ़ा। ठीक है, अब उसमें हमको क्या मिल रहे हैं, डायरेक्टली हमको क्या मिले, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स मिले। अब ये जो सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये किसी ना तो किसी प्लांट के किसी ना तो किसी पार्ट से मिलते हैं, चाहे वो लीफ से हो, चाहे रूट से हो, चाहे स्टेम से हो, चाहे आपके किसी भी पार्ट से निकलते हैं। अब हमको ये एस्टिमेशन करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लिया सेन्ना का जो बायोएक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेन्नोसाइड्स होता है। अब वो सेन्नोसाइड्स हमको मिल कहाँ से रहा है, कि वो लीफ से मिल रहा है, बाल से मिल रहा है, कि उसके स्टेम से मिल रहा है, कि उसकी जड़ से मिल रहा है, कि उसके राइजोम से मिल रहा है। अब इसका एस्टिमेशन हम जब करेंगे तो उस मेथड को हम बोलते हैं आइसोटोप मेथड, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका एस्टिमेशन करते कहते हैं, आप एज एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई एक मान लीजिए कि प्लांट है, ठीक। अब इस प्लांट से आपको मिल रहा है सेन्नोसाइड्स। अब ये आपको नहीं पता है कि यहाँ से आपको कहाँ से मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक रूट यहाँ बनाएंगे, एक रूट यहाँ बनाएंगे, एक रूट उसके जड़ में बनाएंगे, एक रूट इसके राइजोम से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक ही प्रकार के क्या करेंगे, राइजोम्स लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, रेडियो आइसोटोप्स लगा देंगे, एक ही कलर के राइजोम मतलब लगा देंगे। अब क्या होगा कि जब अगर वो लीफ से निकल रहा होगा तो वो उस रेडियो आइसोटोप से जाकर केमिकल बॉन्डिंग करेगा, और जब वो केमिकल बॉन्डिंग करेगा तो जिस कलर का आपका रेडियो आइसोटोप होगा, वहां पर मान लीजिए आपका येलो कलर का है तो ये आपको येलो कलर देगा, या उसके साथ मिक्सचर दे देगा। तो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे डिफरेंशियल के द्वारा उसका पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं आया तो अगर येलो कलर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से नहीं निकला। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बार्क में देखेंगे। अब बार्क में क्या करेंगे, रेडियो आइसोटोप ऑलरेडी आपने क्या कर दिया है, इंसर्ट करा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट आउट करेगा, फिर इसका हम देखेंगे कलर कैसा रहा। अगर हम देखते हैं इसका कलर येलो आ रहा है, कि मतलब रेडियो आइसोटोप ने येलो कलर का डाला है, तो इसका कलर आ रहा है येलो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सन्ना हो आपका बार्क से निकल रहा है। और एक्चुअल में होता क्या है कि यही करते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको मतलब कई नाले में से देखना है कि किस नाले में से पानी आ रहा है, ठीक है। मतलब कई घरों में से पानी आ रहा है, किस नाले में से कोई टाइप का पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, तो उस नाले में हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई लाल कलर, हरा कलर या पीला कलर का रंग डाल देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि उनके घर से भाई ये इस कलर का पानी आ रहा है, तो इसका मतलब उनके घर में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। तो ये टाइप होता है हमको समझने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, कि जो हम ये यूनिट मतलब ये अपने पढ़ने वाले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसका मेन मोटिव क्या है। तो आपको ये पता चल गया कि हमारे जो बायोएक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, वो प्लांट के किस पार्ट से होकर के निकलते हैं, या किस प्लांट से वो आइसोलेट किए जाते हैं या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसकी स्टडी को ही बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव, मतलब रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज करके, यूटिलाइज का मतलब तो यूज करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो हमारा कहाँ से निकला, मतलब बायोजेनेटिक स्टडीज करते हैं। और जैसा कि आप बायोजेनेटिक स्टडीज का मतलब समझते हैं, अगर हम फार्माकोग्नोसी में कोई डिफिनेशन लिखनी हो तो कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो बायोजेनेटिक स्टडीज होती है, ये एक बायोलॉजिकल स्टडीज होती है, जिसमें हम करते क्या है, जो प्लांट्स हमारे जिस टिश्यू से या जिस ऑर्गन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सीक्रेट आउट करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो इसी रूट से निकाल रहा है, किसी अदर रूट से नहीं निकाल रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बायोजेनेटिक स्टडीज। अब इसमें आपको दो टर्म जान लेना बहुत ही जरूरी समझे, इंपॉर्टेंट, एक बायोसिंथेसिस से एक बायोजेनेसिस। तो जैसे कि आप बायोसिंथेसिस का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब कहने का क्या है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज हो जाना, दैट्स कॉल्ड बायोसिंथेसिस या सिंथेसिस। और ये प्राइमरी जो आपका निकलता है प्लांट से, उसी को बोलते हैं हम बायोसिंथेसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे CO2 और प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा आपका क्या बना देगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ग्लूकोज की बायोसिंथेसिस हुई, इसी को बोलते हैं बायोसिंथेसिस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम बायोजेनेसिस की बात करें तो ये होता है जनरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने ग्राफ्टिंग कर दिया, एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि आपने धतूरा ले लिया, ठीक है, धतूरा की आपने कलम ले ली, जैसे वो बोलते हैं कलम लगाना या ग्राफ्टिंग करना। उसके बाद टोमेटो की ले ली, तो दोनों का क्या कहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करा के आपने एक नया प्लांट बना लिया। अब उसमें से जो एल्कोलाइड निकला उसकी स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं बायोजेनेसिस। मतलब क्या कहते हैं, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जनरेट करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ द सेकेंड
लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कि मेटाबोलाइट्स का क्या मतलब होता है कि किसी भी, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि किसी भी बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ देना है, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, और उससे मिलने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो प्राइमरी होते हैं वो हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, अगार हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम की तरह से काम करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर प्लांट में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी फंजाई इन्फेक्शन या हमारे किसी भी टाइप का मतलब किसी भी टाइप का हमारा जो इन्फेक्शन होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रीट करता है, उसको किल करता है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोजेनिक, मतलब जिसको बोलते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, इस टाइप के मेडिसिन का प्रिपरेशन कर देते हैं। जैसे एल्कोलाइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, रेजिन्स हो गया, ठीक है, टेनिन्स हो गया, वोलेटाइल सॉल्ट्स हो गया, ये हमारी क्या है, ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है। अब टू चेक, मतलब हम ये चेक करेंगे कि किस ऑर्गन से या किस टिश्यू से ये हमारा एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स या अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट निकला। मतलब कहने का क्या, कहाँ से सिगरेट हुआ या कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियोइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोजेनेटिक स्टडी। अब बात आती है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक वेट होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे 1s2, 1s1, 1s2, 1s3, ठीक है। अब ये भी हमारे कितने दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दूसरा होता है स्टेबल आइसोटोप्स। तो यहाँ पर आप इस आइसोटोप्स के बारे में पूरा समझ लीजिए, क्योंकि यही आगे चल के आपको काम आने वाला है। जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सब आपने पढ़ा होगा सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। अगर सैचुरेटेड कोई फॉर्म है, ठीक है, कोई सैचुरेटेड फॉर्म है, तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर कोई चीज अनसैचुरेटेड फॉर्म में है तो वो केमिकल रिएक्शन तुरंत दे देगी, क्योंकि उसको अपने आप को सैचुरेटेड बनाना होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा अनस्टेबल आइसोटोप्स होता है, ये डायरेक्टली जाकर क्या करता है कि उस प्लांट के उस पार्ट से जाकर इंटरेक्ट कर देता है, केमिकल बॉन्डिंग कर लेता है, जिसके माध्यम से आपको क्या पता चल जाता है कि ये आइसोटोप्स का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस पार्ट से आपका वो मेटाबोलाइट्स निकला। यही होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, रेडिएशन को इमिट कर देते हैं। अब अगर ये रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे तो ये आप अपनी केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से करेंगे। अब जब केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो ये आपको कैसे पता चल पाएगा कि ये हमारे इस सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट से इंटरेक्ट किया और ये यहाँ से हमारा निकला। ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। अब इसमें जो यूज करते थे हाइड्रोजन थर्ड, मतलब 1s3, कार्बन 14, उसके बाद हमारा आता है सल्फर 35, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो ये हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, जो कि हम जनरली यूज करते हैं एल्कोलाइड, अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी एंड प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स के एस्टिमेशन या इन्वेस्टिगेशन में कि वो किस प्लांट से किस पार्ट से सीक्रेट हुए। उसके बाद आता है हमारा स्टेबल आइसोटोप्स। ये कहते हैं रेडिएशन को इमिट नहीं करते हैं। अगर ये रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनेगी। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। उसके बाद आती है कि हमारी जो टेक्निक होती है यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे, मतलब हमारी जो टेक्निक्स होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये टेक्निक होती क्या है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप 5 पड़ोसी हैं, ठीक है। 5 पड़ोसी को क्या करना है कि अपने घर में एक बनाना है सोख्ता। सोख्ता को क्या बोलते हैं कि आप जहाँ पे पानी को सोख लिया जाता है, मतलब एक आपको टनल बनवाना है, ठीक है। अब टनल बनवाने के लिए क्या करना है, आपको 5 घर के पानी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पानी आ रहा है वहीं पानी को उसको रोकना है कि यहाँ पे पानी नहीं, जिसकी वजह से इसमें जो प्लास्टर वगैरह हो रहा है वो सामसूस से हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि रात में किसी ने क्या कर दिया कि अपना पानी यहाँ से डाल के निकाल दिया। अब बात आती है कि भाई इस 1 नंबर ने निकाला कि 2 नंबर ने निकाला कि 3 नंबर निकाला कि 4 नंबर निकाला कि 5 नंबर ने निकाला, ये नहीं पता चल पा रहा। तो दूसरी रात क्या होगा कि आप क्या कर देंगे कि 1 नंबर वाले के कलर डाल देंगे, येलो कलर डाल देंगे, 2 नंबर का लेके रेड कलर डाल देंगे, 3 नंबर के कलर हम कोई किसी भी डिफरेंट टाइप का कलर डाल देंगे। अब इसमें जो पानी आएगा उस पानी के कलर के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि ये 1 नंबर से आया कि 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से आया। इसी चीज को बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक में यही चीज हो जाता है कि हम क्या करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पे, जैसे उसके लीफ पे,
उसके हम पत्तियों में, उसके जड़ में, उसके राइजोम्स में, उसके बार्क में, उसके छाल में, उसमें क्या कर देते हैं हम रेडियो आइसोटोप्स की इंसर्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जहां से भी वो केमिकल सब्सटेंस आपका निकलेगा आपको ये पता चल जाएगा कि वहां से इस टाइप का निकला। आप जैसे समझ लीजिए इस प्रकार से कि आपका प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ प्लांट आपका है, यहाँ पर आपने येलो कलर का डाल दिया, यहाँ पर आपका ग्रीन कलर डाल दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि रेड कलर का। अब जहाँ से निकालेगा उस टाइप उस कलर का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर रेड कलर का निकाला तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि हमारा किससे निकला हुआ है, हमारे जड़ से निकला हुआ है। तो यही होती है ट्रेसर टेक्निक। और मेनी क्लासिकल मेथड होती हैं, जैसे बायोकेमिकल मेथड होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी या सेकेंडरी पाथवे को मेटाबोलाइट को अवेलेबल है कि उसको हम एस्टिमेट या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे टीसीएस साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, एचएमपी, तो ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कुछ एडवांस टेक्निक में आती है जैसे ट्रेसर टेक्निक, जो कि मैं आपको बताया, इसका भी हम आगे और पढ़ते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड, ग्राफ्टिंग मेथड में हम करते क्या है कि किन्हीं दो पदार्थ, जैसे टोमेटो ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिया, धतूरा ले लिया। तो धतूरा जो होता है उसका जो मेन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कहाँ से मिलता है, उसके स्टेम से निकलता है। और टमाटो का जो मेन एक्टिव केमिकल उसके कहाँ से, जड़ से मान ले निकलता है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंट्रैक्शन करवा देंगे। अब आपको चाहिए धतूरा का केमिकल एक्सट्रैक्ट, ये कहाँ से निकला, तो आप इन दोनों का क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर देंगे। अब अगर आपका वहाँ पे फॉर्मेशन एल्कोलाइड का ज़्यादा हुआ, ठीक है, मतलब जड़ में तो आप ग्राफ्टिंग कराएंगे, मतलब इसकी जड़ ले लेंगे, इसकी जड़ ले लेंगे, दोनों ग्राफ्ट कराएंगे। अगर उसमें धतूरा का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि धतूरा कहाँ से मिलता है, हमको जड़ से मिलता है। अगर धतूरा का फॉर्मेशन ज्यादा ना होकर टोमेटो का हुआ तो हमको क्या पता चलेगा कि टोमेटो का फॉर्मेशन ज्यादा कहां से होता है, उसकी जड़ से। तो यही होती है ग्राफ्टिंग मेथड। उसके बाद कहते हैं यूज ऑफ द आइसोलेटिंग ऑर्गन, मतलब क्या कहते हैं, ऑर्गन को आइसोलेट कर लेते हैं, फर्दर उसको क्या कहते हैं, एक हम कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर देते हैं, उसके माध्यम से इसकी स्टडीज करते हैं। एंड यूज ऑफ द म्यूटेंट स्ट्रेन्स, और म्यूटेंट स्ट्रेन्स का यूज करके भी हम इस टेक्निक को हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक आती है हमारी ट्रेसर टेक्निक। ये टेक्निक क्या होती है कि रेडियो आइसोटोप्स का इसमें यूज किया जाता है। दे में भी स्टेबल और अनस्टेबल, ये स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं। आइसोटोप्स में आपके 1 हाइड्रोजन 12, ठीक है, 1s2, यहाँ पे 2 कर लीजिए, 12 नहीं, यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, 6 कार्बन 13, 7 नाइट्रोजन 15 एंड 8 ऑक्सीजन 18, या अनस्टेबल फॉर्म में 1h1 या 6 कार्बन 14। ये क्या होते हैं, रेडिएशन को डिके करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ट्रेसर टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से प्लांट ने क्या करा, प्राइमरी मेटाबोलाइट सिगरेट क्या प्राइमरी से आपका सेकेंडरी बनाया। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज आपके जैसे क्यूनिडीन आ गया, ठीक है, क्यूनिडीन यहाँ पे सिगरेट। अब हमको ये पता करना है कि किस पार्ट से निकला, जड़ से निकला, पत्ती से निकला, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम आइसोटोप्स लगा देंगे, आइसोटोप्स का इंसर्टिंग करा देंगे, जिसके माध्यम से हमको ये पता चलेगा कि कलर के माध्यम से या आइसोटोप के जो भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि ये इस पार्ट से निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया सेम वहीं पर लिखा कि आइसोटोप क्या करेगा, एंटीवायरल मेटाबोलाइट से जाके केमिकल बॉन्ड बनाएगा और आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। अब उसके बाद आते हैं इसमें कुछ चीजें यूज है, जैसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब क्या होता है कि दे आर दी मार्कर्स, मार्कर्स होते हैं जैसे क्या, कलर मान लीजिए, कलरिंग एजेंट मान लीजिए, ये क्या कर देंगे, कलर कर देंगे उसको। अब इसमें कौन कौन सी कार्बन हाइड्रोजन आते हैं जो मोर कॉमन होते हैं कि इसका जनरली हम यूज करते हैं, सल्फर एंड फास्फोरस जो कि लेस कॉमन, इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो आपको कह देंगे कार्बन हाइड्रोजन का उसमें इंसर्टिंग एज क्या आइसोटोप की तरह से यूज कर लेंगे और आपको ये पता चल जाएगा। अब बात आती है कार्बन, तो सीधी सीधी बात है कि हमारे किसी एल्कोलाइड में या किसी प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स में यूज कर देंगे। लेकिन जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है उसको सिंथेसाइज किया जाता है। कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, कैसे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे आपके मन में एक सवाल आएगा कि कार्बन तो ऑलरेडी हमारा पाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और पानी से मिलकर के हमारा क्या बनता है, ग्लाइकोलिसिस और शुगर हमारा बनता है। अब ये बात आती है कि कौन सा हम कार्बन यूज कर रहे हैं। जो हमारा मान लीजिए कि कार्बन हमने यूज किया कौन सा, 6 कार्बन 14, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे नेचुरल नहीं प्राप्त होते हैं, इसको हम बम्बारमेंट होता है उसका यूज करके हम इसको फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक यूनिक फॉर्म होता है, नेचुरली नहीं होता है। अब इसे जब कार्बन का आप क्या कर देंगे, किसी भी प्लांट में इंसर्टिंग कर देंगे और ये जब उस मेन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को लेकर के बाहर निकलेगा, तो इसे आप जो आपने बनाया हुआ है कार्बन 14 उसका यूज करके आप पता कर सकते हैं, या उसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि यहाँ से निकला हुआ है। अब बात आती है क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ट्रेसर, मतलब अगर ट्रेसर के क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले उसकी जो हाफ लाइफ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए। क्यों लॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लांट से कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तुरंत नहीं निकलता है, उसको निकलने के लिए कम से कम 7 दिनों का टाइम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे कार्बन
10 या कार्बन 11 के जो मेंबर होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो केवल 8 सेकंड से 20 मिनट के अंतर्गत ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसी कार्बन को हम क्या कर देंगे, बम्बार्टमेंट के माध्यम से इसका क्या बनेगा, आइसोटोप बना लेंगे, जिसका बम्बार्टमेंट किसके माध्यम से करेंगे, हम नाइट्रोजन के माध्यम से, मतलब नाइट्रोजन और हम कार्बन का दोनों का बम्बार्टमेंट करा देंगे, और जिसकी जो हाफ लाइफ होगी वो 500 साल। इसका मतलब क्या, उस कार्बन में आपके कुछ नाइट्रोजन के एटॉमिक उसके कुछ एटम्स आ गए हैं, उसका जो हाफ लाइफ हो जाएगा डायरेक्टली बढ़ जाएगा, 500 साल हो जाएगा। अब 500 साल की हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको 7 दिन से लेकर के और 1 महीने 45 दिन, मतलब 45 दिन तक आपको ये पता चल जाता है कि किस पार्ट से आपका कौन सा मेटाबोलाइट्स निकला। अब कहता है कि स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव यूज फॉर द इंडिविजुअल मेटाबोलाइट साइट। क्या करते हैं कि आप एक स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव पदार्थ, ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर भी हरा डाल दिया, यहाँ पर भी हरा डाल दिया, यहाँ पर भी हरा डाल दिया, यहाँ पर आप जहाँ से भी निकलेगा हरा निकलेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं फॉर द इंडिविजुअल मेटाबोलाइट साइट। मतलब डिफरेंट, जैसे पत्तियों में भी इंडिविजुअल होगा, जड़ में भी इंडिविजुअल होगा, बार्क में भी इंडिविजुअल होगा, एंड शुड बी हार्मलेस फॉर द मेटाबोलाइट्स। और क्या करना चाहिए कि ये मेटाबोलाइट्स के लिए हार्मलेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसका यूज किया तो सीधा सीधा जाके मेटाबोलाइट्स का डिग्रेडेशन ही कर दे। एंड सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रेसर, और इस ट्रेसर की सफिशिएंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा मेटाबोलाइट ज़्यादा फॉर्म हो कर दिया, उसने उसके आइसोटोप्स को क्या कहते हैं वहीं पर यूटिलाइज कर दिया, मतलब रेडियो आइसोटोप को यूटिलाइज करना चाहिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। लेकिन कंडीशन उल्टी हो गई कि अगर आपका ट्रेसर का कंसंट्रेशन कम हुआ तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ने क्या कर दिया, आपके ट्रेसर को यूटिलाइज कर दिया। एंड शुड बी प्योर, और जो इसका फॉर्म होना चाहिए वो एकदम प्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्योर नहीं होती है उसमें एडल्ट्रेंट आ रहा है या किसी प्रकार के वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो कि फॉरेन मटेरियल या इम्प्योरिटी देखने को मिल रही है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, सही नहीं आएगा। अब उसके बाद आती है मेथड्स की बात। मेथड्स का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जो आपके कहते हैं कि उसको मतलब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उसको इंसर्ट करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए किस किस मेथड का आप यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है क्या होता है, रूट एंड स्टेम फीडिंग। रूट का मतलब क्या होता है, जड़, स्टेम का मतलब उसका तना, तो वहाँ पर हम फीडिंग करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टेक्निक होती है। इसमें क्या करते हैं कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स कहाँ से सीक्रेट होता है इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड वहाँ पर क्या कहते हैं लेबल्ड, लेबल्ड का मतलब क्या है, आइसोटोप। लेबल्ड आइसोटोप का मतलब क्या है कि उसमें किस टाइप का कलर आएगा या किस टाइप के वो फॉर्मेशन दिखाएगा, ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कर देंगे रिएजेंट को। जैसे एग्जांपल के तौर पे टोबैको अल्कोलाइड है। अब टोबैको अल्कोलाइड कहते हैं सिंथेसाइज इन द रूट, मतलब क्या कहते हैं तंबाकू की पत्तियों में, मतलब पत्तियों में होता है तो वो तो अलग होता है, लेकिन उसके जड़ में भी होता है, जिसको बोलते हैं टोबैको अल्कोलाइड। अब क्या करेंगे, हैंस रूट इज प्रीफर्ड फॉर द फीडिंग ऑफ द लेबल्ड रिएजेंट। अब उसके रूट में हम क्या कर देंगे, उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को क्या कहते हैं इंसर्ट कर देंगे, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये वहाँ से सीक्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड मेथड होता है स्प्रे मेथड होता है। स्प्रे का मतलब क्या होता है कि स्प्रे कर देना। तो सीधी बात है कि हम उसके पत्तियों पे क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। उसकी पत्तियां जो होंगी वो क्या कर देंगे, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर स्टेरॉइड, मतलब स्टेरॉइड जिस भी प्लांट से स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है उसमें हम स्प्रे मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है वीक फीडिंग मेथड। इसमें क्या कहते हैं, कॉटन स्ट्रैंड्स आर अप्लाई टू द साइट ऑफ द एक्सक्रीशन एंड पास थ्रू द प्लांट स्टेम। क्या करते हैं कि अगर जिस पार्ट से उसको एक्सक्रीट होना होता है, मतलब निकलना होता है, वहां पर आप कॉटन का यूज कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, टर्मिनल एंड्स ऑफ द दीज कॉटन स्ट्रैंड एंड इमर्स इन द आइसोटोप सॉल्यूशन। और जो ये कॉटन होते हैं वो आइसोटोप के सॉल्यूशन में इमर्स होते हैं, और जब वो जाकर के उस कैविटी पे लगेगा, जैसे मान लीजिए कि आप ये पर आप टनल, मान लीजिए ये टनल है, यहाँ से पानी बह रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि एक रुई लगा दिया, ठीक है। ये रुई में क्या कर दिया आपने, आइसोटोप लगा दिया। अब जब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करेगा, इससे वापस पार जाएगा, मतलब इसको क्रॉस करेगा, तो जो यहाँ पर रुई में मटेरियल लेगा इस मटेरियल को लेकर जाएगा ही जाएगा। अब जब इस मटेरियल को लेकर जाएगा तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है, ये यहाँ से निकला हुआ है। ये आपकी हो गई कौन सी, वीक फीडिंग मेथड। उसके बाद आता है डायरेक्ट इंजेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको इंजेक्ट करते हैं किसी भी होल या स्टेम में या कैप्सुलर फ्रूट के अंदर। अब उसके बाद आती है दूसरी टेक्निक जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, तो इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली जानने की कोशिश करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, सैंपल कंटेनिंग रेडियो लेबल्ड मेटाबोलाइट्स, मतलब उस सैंपल जो कि क्या कहते हैं रेडियो लेबल्ड मेटाबोलाइट्स को कंटेन किया प्लेस्ड इज ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अ सुटेबल फोटो सेंसिटिव मटेरियल
ऑन द एक्सरे ग्राफिक। सीधा सीधा क्या कर देंगे कि जैसे आपने क्या कहता है इंजेक्ट कर दिया किसी भी माध्यम से, चाहे वो आपने स्प्रे मेथड से किया, चाहे आपने किसी भी रूट स्टेम फीडिंग माध्यम से किया या वीक फीडिंग माध्यम से किया, तो अब जब आपको मटेरियल निकल आया तो उसको क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी करने का मतलब क्या है कि जिस मेटाबोलाइट, अगर आपने क्या मिलेगा कि वहाँ पर जैसे आपका उस प्लांट से मेटाबोलाइट जैसे एल्कोलाइड निकल जाता है, उस एल्कोलाइड के अंदर आपके आइसोटोप्स तो होंगे ही होंगे ना, आप प्लस एल्कोलाइड प्लस आइसोटोप। अब इसका क्या करेंगे, आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करेंगे। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं कि उस केमिकल का स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब अगर हमको वहाँ पे कार्बन, मतलब अगर आपने कार्बन 14 यूज किया तो अगर आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये आपका टेस्ट बिल्कुल पास हो गया। मतलब यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसी से हमारा ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट निकला हुआ है। एंड ऑटो रेडियोग्राफ जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है ऑटो मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल जैसे आपका कार्बन, नाइट्रोजन या साइक्लोएल्केन, किसी भी टाइप के जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का, जैसे आपने साइक्लोएल्केन में बोट स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, चेयर स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वो सब कैसे पता चलता है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख, उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से देखा जाता है। तो वहाँ पर आपका क्या मिलता था, एक ऑटो डायोग्राम मिल जाता है या ऑटो रेडियो डायग्राम मिल जाता है। उसके बाद इसका यूजेस क्या होता है, टेक्निक कैन बी एडॉप्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द मॉर्फोलॉजी प्लांट जैसे दैट लीव एंड आल्सो अप्लाई टू द हिस्टोलॉजिकल सिक्रेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का सेकंड मेथड क्या है, बायोजेनेटिक स्टडी यूजिंग आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यू और दी सेल्स। इसमें आप क्या करते हैं कि एक प्लांट टिश्यू कल्चर बनाते हैं, उस प्लांट टिश्यू कल्चर में आप क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रो अप कराएंगे। अब जो प्लांट वहाँ पे ग्रो अप हो जाता है उस मेटाबोलाइट से, एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने कोई मेटाबोलाइट्स लिया, जैसे आपने सेन्नोसाइड ले लिया। अब इस सेन्नोसाइड को आप क्या करेंगे, एक मतलब सेन्ना का सेन्नोसॉइड्स जिसको बोला जाता है, जिसका आपका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है, ठीक है, सेन्नोसॉइड्स, उसको आपने क्या किया कि एक प्लांट कल्चर मीडिया या प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में आपने क्या कहते हैं इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ से जो भी आपका पौधा बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ना कुछ अवशेष मिल गए, अब अवशेष मिलने के कारण क्या होगा कि ये सेकेंड जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर होगा, जिसके हमने फार्माकोग्नोसी के थर्ड यूनिट फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था कि इसका एम क्या होता है। तो वहाँ पर अगर आपको प्लांट टिश्यू कल्चर का कंप्लीट नहीं पता है आपको, तो जाकर के आप वहाँ पे देख लीजिए। तो जब ये सेन्नोसाइड क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या कहते हैं कि एक सेन्ना का प्लांट बना लेगा। तो यही होता है एस्टिमेशन, मतलब इसी के माध्यम से इसका हम एस्टिमेशन कर देते हैं और ट्रेसर टेक्निक से भी जान लेते हैं कि हाँ ये वही आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या नहीं। इस मेथड में आप करते हैं कि रेडियो एक्टिव या रेडियो लेवल प्रिकर्सर जो होता है उसको क्या कहते हैं फेड टू द कल्चर मीडिया, उसको कल्चर मीडिया में डाल देते हैं अंडर द स्टेराइल कंडीशन, जो क्या करता है एक प्लांट मटेरियल को डेवलप कर देता है एंड इज एनालाइज, उसको एनालाइज कर देता है एंड फाइंड आउट द एग्जैक्ट साइट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जैक्ट साइट होता है बायोसिंथेसिस के लिए, उसको यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड यूजिंग प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैन बी डिटेक्टेड। अगर आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट निकल पता चल गया तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी जान सकते हैं। अब इसमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे आइसोलेटेड शूट्स का यूज करते हैं, रूटेड लिप्स का एंड आइसोलेटेड रूट्स का भी इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करें तो ग्राफ्टिंग के माध्यम से आप सीधा सीधा इसके माध्यम से समझिए, ये मान लीजिए आपके टोमेटो है, ये मान लीजिए आपका क्या है धतूरा है। अब इसने क्या किया दोनों में ग्राफ्टिंग कर दिया। अब इसका जो रिजल्ट होगा, अगर टोमेटो स्कोनिस ग्राफ्टेड ऑन द धतूरा, अगर आपने क्या किया टोमेटो के लीफ में आपने क्या किया धतूरा का वो कर दिया, मतलब क्या कहते हैं ग्राफ्ट कर दिया, देन प्रोड्यूस एल्कोलाइड व्हाइल धतूरा सिनोर ग्राफ्टेड ऑन द टमाटर। अगर हम इसी धतूरा का अगर टमाटर की जड़ पे अगर हम क्या करते हैं इसका ग्राफ्ट करते हैं तो क्या होगा कि ये लेस क्वांटिटी में आपका क्या एल्कोलाइड फॉर्मेशन करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है दिस सो दैट द मेन साइड ऑफ द एल्कोलाइड बायोसिंथेसिस इज द रूट। वो क्या करेगा धतूरा से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका साइड क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा। तो यही थे कुछ टेक्निक्स के बारे में। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा इजी भी नहीं है, थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको थ्योरी ही देखनी है। और वैसे भी ये जो टॉपिक होता है एग्जाम में अक्सर नहीं पूछा जाता है, मतलब कहने का क्या है कि अगर आपकी किस्मत ही खराब हो तभी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको सब लोग पढ़ के नहीं जाते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फार्माकोलॉजी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शॉक थेरेपी के बारे में आपको बताएंगे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।